Hello everyone, I hope you all are doing great. My today's topic is law of contract. Branch of law will determine the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it. बेसिकली क्या होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज के ऊपर करा जाता है। एक प्रॉमिस के ऊपर जो है ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्ड होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है उन पर्सन को जो कि इसको बना रहे होते हैं। The law of contract is not only an important thing for business, but it is an important thing for carrying trade on smooth basis. And on other hand, contract in the simplest definition, a promise enforceable by law. The promise may be to do something or to refrain from doing something. The making of a contract requires the mutual consent of two or more persons, one of them ordinarily making an offer and other accepting it. A contract is initiated by making a proposal or offer to another party. The person making such an offer or proposal is the promisee or offerer, and the one who accepts the same is the promiser or acceptor. Now let's come to the meaning of contract. A law of contract is a set of rules governing relationship, content and validity of an agreement between two or more persons. It may be an individual, a company or other institution regarding the sale of goods, provision of services or exchange of interest or ownership. According to this, a contract is an agreement between private parties creating mutual obligations enforceable by law. The basic element required for the agreement to be legally enforceable contract are mutual assent expressed by a valid offer and acceptance, adequate consideration, capacity and legality. बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एक फॉर्म करते हैं अगर उसका एक लीगली एनफोर्सेबल है तो उसके लिए म्यूचुअली एसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का जो भी उसमें है। साथ ही साथ एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और साथ ही साथ अगर वैलिड ऑफर है तो उसका एक वैलिड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। बिकॉज अगर एक पार्टी एक वैलिड ऑफर प्रोवाइड कर रही है और दूसरी पार्टी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दे रही तो वहाँ पे जो एक नॉर्मल हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइड हो जाता है। Let's come towards the nature of a contract act. So basically first nature is the two parties. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है तो उसके लिए कम से कम हमें दो पार्टी चाहिए ही होती है जिसमें कि एक पार्टी जो है ऑफर का प्रपोजल लाती है और दूसरी पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों पार्टी लीगली एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वो कंपनीज भी हो सकती है, स्कूल्स भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है एक्सेट्रा और अ नेचुरल पर्सन। एंड बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उससे पहले वो एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक ऑफर दिया जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होती है। देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी ट्री को ग्रो करने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उससे पहले हम एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज द फ्री कंसेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है जो दोनों पार्टीज होती हैं उन्हें सेम थिंग पे और सेम सेंस में जो है एग्री करना चाहिए अपने मैटर पे। नाउ लेट्स कम टू द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है जो दोनों पार्टीज होती हैं वो एक अगर लीगल रिलेशनशिप में आती हैं तो वो दोनों बाउंड होती हैं उस लीगली एक रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। Thus agreements of a social or domestic nature are not contracts as the parties do not intend to have a legal relationship. Now let's come towards the contractual capacity. The parties to the agreement must be able to enter into a valid contract according to the act. Every person is capable of entering into a agreement if he or she। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम दो पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं और वो दोनों पार्टीज जब भी इन्वॉल्व हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी मीन 18+ अगर एज है उन दोनों पार्टीज की तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑफ साउंड माइंड मीन्स कि उनको कोई भी मेंटली इलनेस नहीं होनी चाहिए, वो दोनों पार्टीज फिट होनी चाहिए। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉज, उनका कोई भी क्रिमिनल पहले केस नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स टू कम टूवर्ड्स द कंसिडरेशन। So, an agreement by an incompetent person is not valid. A valid contract
should be supported by consideration means for example अगर कोई भी इंसान consideration देने के लिए ready नहीं है या फिर incompetent है, इसका मतलब कि वो इस contractual bound में आ ही नहीं सकता है. The idea means something in return. For example आज के फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, अगर हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन चाहिए होती है. पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम यूज होता था, अगर कोई सामान दिया तो उसके बदले सामान दिए. तो आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, कोई जेन्युइन और वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए. टू अनलॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली क्या होती है, कुछ कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. कोई ऐसी कंसिडरेशन कोई इंसान दे रहा है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, हम उसे अनलॉफुल बोलेंगे. सेकेंड, it is of such of nature that if allowed it will defeat the provisions of any law. वही लॉ नहीं मानता उस कंसिडरेशन को. इट इज fraudulent या तो फ्रॉड है. इट इंक्लूड्स और मीन्स इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन और अदर इट कोर्ट कंसिडर इमोरल. कभी कभार क्या होता है, कोर्ट ही इमोरल बोल देता है उस कंसिडरेशन को. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द लॉफुल ऑब्जेक्ट. So, according to Section 23 of the Indian Contract Act, clearly states that the consideration and/or object of a contract are considered lawful consideration object unless they are specifically forbidden by law, of such a nature that they would defeat the purpose of the law, are fraudulent, involve injury to any other person or property, the courts regard them as immoral, are opposed to public policy. For example, A agrees to pay B a sum of 1 lakh to retire from his public office so B can take his place. Is this a valid contract? Obviously no. This is a void contract because it is opposed to public policy since it involves trading of public offices. और मैं एक आपको एग्जाम्पल हिंदी में भी समझाती हूँ. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है एक स्टोलन कार को सेल करने के लिए, तो वो भी वॉइडेबल होगा बिगनिंग से ही. नाउ लेट्स टूवर्ड agreement. An agreement between the parties that is no enforceable by law. Offer plus acceptance is equal to promise. As we all know, हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो हम यही करते हैं. देन हम एक प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन देते हैं जिससे कि हमारा एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. जैसे ही किसी मार्केट में हम जाते हैं, हम बोलते हैं ये सामान हमें चाहिए, वो कहते हैं कि हाँ एक्सेप्ट करता है, आप ले लीजिए, तो वो प्रॉमिस बन जाता है. जैसे ही उस प्रॉमिस के ऊपर एक अमाउंट दे दिया जाता है, जो भी प्राइस उस सामान का दिया होता है, लिखा होता है, वो एक एग्रीमेंट हो जाता है. और जैसे ही उस एग्रीमेंट पे एनफोर्सेबल बाय लॉ लग जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं अपना लैपटॉप में सेल करूंगा 25,000 में, और बी ने उस प्रॉमिस को उसे एक एक्सेप्टेंस दे दी. तो नाउ दिस इज नोन टू बी एज एन एग्रीमेंट, क्योंकि वो एक सेड अमाउंट पे जो है उनका एग्रीमेंट फॉर्म हो चुका है और प्रॉमिस भी एक्सेप्टेंस में बदल गया है, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू वर्ड द स्कोप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस ऑल aspects of the document. Contracts have different form and the amount involved charges from small to large amounts. Some contracts last for years while others have shorter deadlines. The material found in contracts also vary depending on their purpose. तो बेसिकली क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म होता है वो सेम नहीं होता. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस यूज होते हैं, और उस हिसाब से ही कभी कभार किसी में कम पैसा लगता है, कभी कभार किसी में ज़्यादा पैसा लगता है, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता. ना बेसिकली कमर्शियल लॉ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कोई एक ही चीज़ नहीं है, वो रिलेटेड होते हैं सेल ऑफ गुड्स से, टैक्सेशन से, इंश्योरेंस से, बहुत चीज़ों से. ये नहीं है कि कमर्शियल लॉ एक छोटा सा ही पार्ट है, ये बहुत वाइड पार्ट है और बहुत डिफ़िकल्ट है इस एरिया को पूरा अच्छे से इवैल्यूएट करना. तो हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पार्ट है और इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी कमर्शियल लॉ इन अ स्मॉल वे.